जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, मैं आलोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपना विशेष कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग लेकर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के कई रंग हैं। करुणा, ममता और ईश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड के रंगों से भरा है आज का हमारा ये संवाद। दोस्तों, जिंदगी हमें कई बार ऐसी राहों पर ले जाती है जहां हिम्मत, धैर्य और विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है जिनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उम्मीद, कृतज्ञता और गिफ्ट ऑफ लाइफ की कहानी है। आज हमारे साथ हैं शमीम जी, जो उदयपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर कर सीए बनी और बाद में अमेरिका जाकर सीपीए किया। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। शमीम जी एक माँ हैं, एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने छोटे बेटे को 3 बार लिवर ट्रांसप्लांट जैसे बेहद कठिन दौर से गुजरते हुए देखा। अस्पताल, आईसीयू, वेटिंग लिस्ट और अनगिनत डर के पलों के बीच उन्होंने साहस नहीं खोया, बल्कि इस अनुभव को समाज के लिए एक मिशन बना दिया। आज शमीम जी मोहन फाउंडेशन इंडिया और गिफ्ट ऑफ लाइफ यूएस से जुड़कर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, ताकि किसी और परिवार को वह दर्द न सहना पड़े जो उन्होंने सहा। आइए उनकी जिंदगी की असाधारण यात्रा को उनके शब्दों में ही सुनते हैं। शमीम जी, आपका हमारे रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी और नमस्कार श्रोतागणों। आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू। तो शमीम जी, शुरुआत करते हैं आज की इस बातचीत की, इस प्रेरणादायक बातचीत की। आप उदयपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। अपने स्कूल, बचपन, स्कूलिंग और उदयपुर से जुड़ी हुई कुछ यादों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ कुछ बातें शेयर कीजिए। कुछ बताइए उदयपुर के बारे में, अपने बचपन के बारे में। आलोक जी, जब आप उदयपुर का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है मैं टेलीपोर्ट होके अपनी उदयपुर की उन गलियों में आ गई हूँ जहां मैंने अपना पूरा बचपन और जिंदगी गुजारी है। मैं एक बहुत ही लोअर मीडियम क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ, जहां मेरे पेरेंट्स के लिए स्कूल की फीस देना भी मुश्किल था। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल कम्युनिटी स्कूल्स के थ्रू ही हुई है, भौराइती स्कूल और तैयबिया स्कूल। और फिर उसके बाद सेकेंडरी के लिए मैंने आरएमवी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है। तो मैं ये कहूंगी कि जब तक कम्युनिटी स्कूल में थी, एक फैमिली में थी। मैंने अपने बोहरा समुदाय से आगे जिंदगी और कल्चर देखा नहीं था। जब आरएमवी स्कूल गई तो ऐसा लगा जैसे कि दरवाजे, खिड़कियां सब खुल गई है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें जो मुझे उस स्कूल में सीखने को मिली, जिंदगी की छोटी छोटी बातें जो कि हम ओवरलुक कर देते हैं, वो कल्चरल डिफरेंस, बहुत कुछ रहना करना, सब मुझे उस स्कूल और आरएमवी स्कूल में वहां पे मुझे सीखने को मिला। काफी टीचर्स मेरी अभी भी, प्रिंसिपल मैम से मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ, अभी भी उनसे मिलती हूँ। शी वाज माय मेंटर। तो अगर आप इजाजत दे तो एक मैं अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि स्कूल लाइब्रेरी में एक बार मुझे मदर टेरेसा की बुक हाथ लगी थी रीडिंग असाइनमेंट में। वो बुक मैंने पूरी पढ़ ली और मैं इतनी प्रेरित हुई थी उनसे। और मैं स्काउट गाइड में भी थी और स्काउट गाइड के थ्रू हम साक्षरता अभियान और एनवायरनमेंट कैंप और हम बहुत कुछ सोशल कम्युनिटी के लिए करते थे।
तो मदर टेरेसा के एक्सपीरियंस से और ये स्काउट गाइड का जो मेरा ट्रेनिंग था, उससे प्रेरित होके मैंने अपने कुछ सहेलियों को लिया और हमारे स्कूल उदयपुर में एक जो झोपड़ी पट्टी का पूरा जो इलाका है, वहां जाके कुछ सहेलियों के साथ मैंने कहा कि हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, बिकॉज मदर टेरेसा का था वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर को हेल्प करती है। तो बस दिमाग में ये एक प्रेरणा थी कि भाई हमें कुछ करना है समाज के लिए। तो हमें उस वक्त बचपन का दिमाग था, मतलब 7वीं 8वीं की बात कर रही हूँ। तो हम वहां चले गए, बट कुछ दिन हमने पढ़ाया, एक्सपीरियंस भी हुआ। फिर जब स्कूल में पता चला, घर वालों को पता लगा, तो फिर थोड़ी सी खिंचाई हुई कि भाई बिना बताए यंग गर्ल्स इस तरह से नहीं जा सकती। और कुछ लोगों ने समझा कि अरे लोग जो तुम्हें बोलते हैं कि गरीब है, वो गरीब नहीं होते, उनके पास खूब पैसा है, वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। ये बात मुझे बहुत आहत की। तो मैंने मदर टेरेसा को खत लिखा। 8वीं या 9वीं क्लास में थी, मैंने मदर टेरेसा को खत लिखा कि आपने कैसे पहचानते हो कि ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीबों में गरीब है। मैंने यहाँ पे कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुझे बोला कि हाँ वो धोखा देते हैं। तो पता है, मदर टेरेसा ने मुझे वापस जवाब भेजा। मैंने अभी तक वो लेटर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उन्होंने उसमें मुझे पहले तो समझाया कि बेटा अभी ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तो तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, और अच्छी बात है कि तुम्हें समाज की सेवा का जो ये उत्साह है ये कंटिन्यू करना। लेकिन एक बात जो मैंने अपने यहाँ पे फ्रेम करके लगाई हुई है और हमेशा अपने दिल के पास है, उन्होंने उसमें लिखा था कि इफ पीपल चीट अस, गॉड विल नॉट चीट अस, एंड वी आर डूइंग इट फॉर गॉड। ये इतनी बड़ी बात इतने सीधे शब्दों में जो उन्होंने बताई, वो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई है और बहुत ही अच्छी बात है। और अब जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि मैं अल्लाह की राह में कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, सामने वाले को देख के नहीं कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। मेरा बहुत छोटा स्कूल का एक्सपीरियंस है, बट इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ब्यूटीफुल शमीम जी, आपने तो बिल्कुल शुरुआती और अद्भुत बात है, आपने मदर टेरेसा को चिट्ठी लिख दी। कमाल है, कमाल है। मतलब एक छोटी सी बच्ची, कुछ अगर वो महसूस हो रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है, और मदर टेरेसा को चिट्ठी लिख रही है, और उसके बाद में उस खत का जवाब भी आ रहा है। वाह। और मदर टेरेसा की जो लाइन्स है वो तो बहुत ही, मतलब क्या फ्रेम करने लायक ही है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जब किसी के लिए भला कर रहे हो तो ये मत सोचो उसके बारे में, आप जो कर रहे हो उसके बारे में सोचो, वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मत पूछो। वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। विवाह के बाद आप अमेरिका शिफ्ट हुई, तो यूएस जाने का निर्णय कैसे लिया और जीवन का ये नया चैप्टर कैसे शुरू हुआ? तो सीए फाइनल के वक्त में मेरी सगाई हो गई थी। तब मेरे फियांसे यहीं हैदराबाद में, ही इज इंजीनियर, तो हैदराबाद में जॉब थे। फिर उनको वहां यूएस से जॉब ऑफर आया, तो उन्होंने कहा भाई इस तरह से जॉब ऑफर आया तो यूएस जाना है। उस वक्त तक हम दोनों का ये था कि हम दोनों का एक ही सपना था कि हमें दुनिया घूमनी है, और कुछ नहीं था, सिर्फ दुनिया घूमनी है। और ये लग गया था कि उस वक्त इंडिया का जॉब मार्केट जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 98-99 के वक्त में, आज तो इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन उस वक्त ये था कि अगर हमें ये सपना पूरा करना है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस छोटी मोटी जॉब से हम ही अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब उनका यूएस का आया तो मैंने कहा कि ठीक है आप चलो, और जो भी होगा विल मेक इट टुगेदर, अपनी जिंदगी साथ में बनाएंगे। तो बस उनका जैसे ही वीजा और जॉब का जाने का हुआ तो हमारी आनन फानन में शादी हो गई। बिकॉज ये था कि मैं बिना शादी के तो आऊंगी नहीं यूएस, और उनका यूएस जाने के बाद पता नहीं कब इंडिया आना हो। तो यूं समझ लो कि हमारे 15-20 दिन की नोटिस में हमारी शादी हुई कि शादी करके वो यूएस आ गए। फिर जब वो यहाँ पे सेटल हुए तो उन्होंने मुझे स्पाउस वीजा भेजी, और 8-9 महीने बाद मैंने उनको ज्वाइन किया। तो इस तरीके से मेरा यूएस आना हुआ। ब्यूटीफुल। तो चलिए, आपकी यूएस फ्लाइट को लेकर और यूएस का आपका जो जाना हुआ, जो शिफ्टिंग हुई, इस पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का मजा लेते हैं। कोई गाना सुनते हैं इसी से, आपके सफर के लिए।
क्या मौसम है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। झूम के जब जब कभी दो दिल गाते हैं, चार कदम चलते हैं फिर खो जाते हैं। ऐसा है तो खो जाने दो मुझको भी आज, ये क्या कम है दो पल को राही, अरे मिल जाए बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। तो अब शमीम जी हम थोड़ा सा रुख बदलते हैं बातों का, और अब एक जो मुश्किल दौर आपकी जिंदगी में आया उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। आपकी जिंदगी के सबसे कठिन दौर की बात करेंगे अब हम। आपको पहली बार कैसे पता लगा कि आपके दूसरे बेटे के साथ कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशन है?
इसके बारे में कैसे पता लगा, क्या हुआ? हाँ जी। तो लाइक व्हेन वी थॉट कि चलो अब लाइफ सेटल हो गई, हो गया स्ट्रगल का एक दौर, लेकिन मेरा ये मानना है कि भगवान जिसे प्यार करता है ना, उसको आजमाता भी बहुत है। तो सेकंड बेबी के वक्त में वो बहुत रोता था। वो बिल्कुल भी मतलब बिस्तर पे सोता ही नहीं था, हाथों में ही सोता था। तो लोगों ने कहा कॉलिक है, गैस है, डॉक्टर्स को भी बताया। फिर धीरे-धीरे वो पेल उसकी स्किन पे येलोइश वो दिखने लगा। तो 4 महीने का जब उसका डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, रेगुलर अपॉइंटमेंट, वो बहुत रो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इतना क्यों रोता है? मैंने कहा ये तो ऐसे ही रोता है। तो डॉक्टर को लगा कि नहीं कुछ सही नहीं है, तो उन्होंने फिर सारे मेडिकल टेस्ट उसके हमें किए और जब रिजल्ट आया तो उन्होंने वापस से हमें कैट स्कैन के लिए भेजा कि रिजल्ट डजंट लुक गुड। इसका एमआरआई और ब्लड वर्क मतलब उसका जो बिलीरुबिन था बहुत हाई था। ओके। बिलीरुबिन एक ब्लड में हाँ, एक liver। होता है जिससे कि वो येलोइशनेस लिवर का इशू बताता है। तो कैट स्कैन के जॉन्डिस लिए में भेजा। हाँ जी, जॉन्डिस में जॉन्डिस बढ़ था। जाता, जॉन्डिस बढ़ता। जॉन्डिस देख रहा था उनको। हम्म, और वहां पे हमें बोला कि हो सकता है कि कोई एक सर्जरी करनी पड़ेगी उसका लिवर के लिए, तो तुम्हें वहां पे आके कोई पीडियाट्रिक सर्जन आपको डॉग हॉस्पिटल में मिलेगा। हम वहाँ वेट कर रहे हैं, एनेस्थीसिया था, बच्चे को छोटा क्योंकि कैट स्कैन किया था, तो हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। वहां पे पीडियाट्रिक सर्जन आया और बोला कि ये केस तो मेरा नहीं है, तुमसे ट्रांसप्लांट सर्जन आके और मिलेगा, ही नीड अ लिवर ट्रांसप्लांट। वाह। अब आप सोचिए कि छोटे बच्चे को लेके बैठे हैं पेरेंट्स। हम तो दिखाने गए थे, मेरा बड़ा बेटे को हमने डे केयर में भेजा हुआ था। मेरे पेरेंट्स थे उस वक्त साथ में क्योंकि वो मुझे हेल्प करने के लिए आए थे डिलीवरी के लिए। तो इट वाज सो शॉकिंग कि आप क्या बोल रहे हो, ना तो कोई दवाई, ना कोई छोटी मोटी सर्जरी, आप सीधा बात कर रहे हो कि भाई बस ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वी हम दोनों बहुत शॉक था लाइक लेकिन उस वक्त मैं ये कहूंगी कि ये हमारी बात है अक्टूबर की, बैक इन 90 अक्टूबर 2006। उसी साल में जुलाई में यहाँ इंडिया में मेरे जेठ जी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और भाभी ने अपना पार्ट ऑफ लिवर उनको डोनेट किया था। तो उनका सक्सेसफुल वो ट्रांसप्लांट जर्नी देखते हुए थोड़ी सी उम्मीद थी दिल में कि ये भी एक सॉल्यूशन है, हो सकता है ठीक, और देयर इज अ चांस है, देयर इज अ रोड। लेकिन बहुत शॉकिंग था, हमने बहुत टाइम तक किसी को नहीं बताया फैमिली में, बिकॉज अगर हमें इतना शॉकिंग लग रहा है तो इंडिया में पेरेंट्स को हम कैसे बताएं कि यूएस से एक तो आप सामने बात कर सकते हो, फोन पे तो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। तो हमें फिर सारे हमने दूसरे हॉस्पिटल्स में भी बताया, सेकेंड ओपिनियन लिया। तो उसकी जो जर्नी है वो बस वहां से जो चालू हुआ, तो that was our initial I would say the response and news how we got it. नहीं, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। तो जब सिम्टम्स आपने बता ही दिए उस बच्चे को क्या हुए थे स्किन पे, और ये भी बताया कि आपने डॉक्टर ने आके सडनली आपको कह दिया कि ये तो ट्रांसप्लांट का केस है, तो आई हाँ जी। कैन अंडरस्टैंड कि क्या स्थिति हुई होगी आप। और ये भी बात सही है कि दादा दादी नाना नानी को बताना, ऐसे बताना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये हो रहा है हमारे साथ, ये दिक्कत आ रही है इस बच्चे के साथ। तो जब डॉक्टर्स वहां इस तरह से आके सडनली कह देते हैं लिवर ट्रांसप्लांट की बात उन्होंने कह दी, आपको कुछ मेंटली प्रिपेयर नहीं कराया उन्होंने और ये नहीं बताया कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कोई बात नहीं कही उन लोगों ने, वहां क्या हुआ? हाँ, तो ये एक शॉकिंग था, मतलब बिकॉज यहाँ पे वैसे मेडिकल सिस्टम में तो एथिक्स के हिसाब से भी आप देखो तो पहले पूरा फैमिली को यू हैव टू गेट इट लाइक ट्रस्ट में आपको लेना पड़ता है, आराम से बताना होता है। ये हमारे लिए काउंसलिंग होती है प्रॉपर, वो काउंसलिंग हमारी फिर बाद में हुई बिकॉज वो जो तो वो दूसरा हॉस्पिटल था हमारे। लकीली हमारे घर के पास दो बहुत अच्छे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल थे, एक तो निमोर्स ड्यूपॉन्ट का था और एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। तो जब निमोर्स में हमें ये सब हुआ, फिर उन्होंने पूरा डायग्नोज, सारे टेस्ट किए, सब कुछ किया, फिर हमने कहा हम सेकंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, और चॉप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया वाज मच मोर बिगर और
काइंड ऑफ नंबर 1 था इसमें। नंबर ओके। तो फिर हम जब यहाँ पे आए ना, उन्होंने हमें पूरा, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी बहुत अच्छी थी, काउंसलिंग भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी की, लाइक दे टुक अस अंडर देयर अम्ब्रेला, और हमें सारा, तो वो जो जर्नी जो चालू हुई ना, तो बिकॉज अभी शुरुआत हुई है, तो हर 10 दिन में, मतलब 10 दिन भी नहीं बोलूंगी, हफ्ते भर में उसको क्या कि उन्होंने फिर ट्राई किया कि कुछ बाइल डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने एक बैग लगाया, बट फिर Okay. उसको क्या कि हर थोड़े थोड़े टाइम में फीवर होता था, फीवर सीधा 102 डिग्री के ऊपर जाता था। तो उसके लिए क्या कि उनको आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तो उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता 14 दिन के लिए, घर पे आता सही। 4 दिन में फिर से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो ये जो हमारा है अगले 6 महीने, बस हमारे इन आउट हॉस्पिटल के ही चक्कर लगते रहे। हमने उसी वक्त, लाइक बड़े बेटे को तो यूं समझ लो कि भगवान ने उसी वक्त बड़ा कर दिया था, इतना समझदार, इतना कोऑपरेटिव हमारे साथ, उसकी तरफ से हमें बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमारा पूरा ध्यान हमारे छोटे बेटे की उसमें लग गया था कि कैसे इसको कर सकते हैं, और डॉक्टर्स हमें समझाते रहे, बस हम उस पाथ पे चलते रहे। ओके। अच्छा ये बताइए शमी, उस टाइम छोटे वाले बेटे की उम्र क्या थी जब ये सब हुआ? हाँ, वो जब डायग्नोज हुआ वो 4 महीने का था। ओ तो हाँ जी, हाँ 4 जी। महीने का, ओह गॉड, तो कितना एक चीज छोटा और होगा मैं भाई यहाँ, वो? बहुत बहुत, लेकिन मैं एक चीज और बताती चलूं, यहाँ पे ऊनोज करके यूएस में, विच इज यूनाइटेड नेटवर्क ऑफ ऑर्गन शेयरिंग, एक सोसाइटी, मतलब संस्था है पूरी कंट्रोल, वो लिस्ट बनाती है। तो Okay. बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से, बच्चा हो या एडल्ट, मतलब जो भी ट्रांसप्लांट का वेटिंग लिस्ट में, तो बेसिकली वो वेटिंग लिस्ट बनाती है, और बेस्ड ऑन द सिम्टम्स वो उसमें लिस्टेड होता है। तो Okay. उन्होंने उस वक्त हमारे बेटे को लिस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने तभी हमें कह दिया कि इंतजार तो करना पड़ेगा, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। और उस पे ये था कि भाई हमने लाइव ट्रांसप्लांट वाला, हमारे पास एग्जाम्पल था मेरे जेठ जी का, तो हमने कहा कि मेड भी डोनेट कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, डिलीवरी के बाद कम से कम 6 महीना तो माँ को भी टाइम देना पड़ता है बिफोर यू कैन गो बैक फॉर अनदर सर्जरी। तो इसलिए था कि 4 महीने में डायग्नोज हुआ, 2-4 महीने तो हमें निकालने ही पड़ेंगे। तो इसलिए वी वर जस्ट कंटिन्यूली वेटिंग एंड ऑब्जर्विंग, हॉस्पिटल इन एंड आउट हो रहा था, और बस उसके जो नंबर्स थे वो फॉलो कर रहे थे। हाँ Right. भाई ये आपकी इस जीवन का सफर में जो जो ये मुश्किलात आई, जो जो स्ट्रगल हुई, इसको तो हम एक इसी तरह का एक गाना सुनते हैं या रुक के शमीम जी, और फिर आगे बातचीत करते हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं,
That's when love can lift you up. 'Cause it's much too late to let go, and it's much too late to give up. 'Cause love will see you through. Love will see you through. ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं। जिंदगी का सफर चलते हैं सब मगर सर, जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं। जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। हाँ शमीम जी, आपके बेटे को एक नहीं बल्कि 3 बार लिवर ट्रांसप्लांट से गुजरना पड़ा। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए ये पहले ट्रांसप्लांट से लेकर थर्ड ट्रांसप्लांट तक की जो ये पूरी जर्नी रही या पूरी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा, कुछ ब्रीफ में बताएंगी हमें क्यों हुआ ये? पहले ट्रांसप्लांट में ही काम क्यों नहीं हुआ, फिर तीसरे तक क्यों गई बात, बताएंगी कुछ? हाँ हाँ जी। आई मीन इट इज रियली डिफिकल्ट जब वो बात सोचती हूँ। उस बात को अभी आज 19 साल हो गए। लेकिन जब भी वो तारीख आती है हर साल, वो हफ्ता आता है। ये 3 जो हुए एक हफ्ते में हुए, फ्राइडे टू फ्राइडे के बीच में। तो वो जब एक हफ्ता आता है तो पूरा मेरा फिर से ऐसा लगता है कि आई एम रीलिविंग दैट मोमेंट। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इट इज नॉट अनकॉमन, जो कि फर्स्ट ट्रांसप्लांट के बाद हुआ। तो जब मेरे बेटे का फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो उसमें क्या होता है कि यूनोस में मैंने जैसे बताया वेटिंग लिस्ट में था। तो वेटिंग लिस्ट में ये होता है कि यहाँ पे थैंकफुली ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस काफी है। तो जब अवेलेबल होता है तो एक गिफ्ट ऑफ लाइफ करके एक संस्था है जो कि इन्फॉर्म करती है कि भाई हमारे पास ये ऑर्गन अवेलेबल है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को। तो ऐसे एक बच्चे का आया उस वक्त। आई थिंक वो हमें क्या पूरा डिटेल नहीं पता होता है डोनर का, बट हमें थोड़ा आइडिया मिलता है। तो वो एक बच्चे का था। तो उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रांसप्लांट के उस तब तक मेरा भी इवैल्यूएशन हो चुका था। मैं भी तैयार थी कि भाई मेरा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना पार्ट ऑफ लिवर अपने बच्चे को डोनेट कर दूंगी। लेकिन वो हमें आ गया कैडावर इज लाइक आफ्टर डेथ कोई फैमिली ऑप्ट करती है कि भाई हम डोनेट करेंगे। तो बच्चे का ट्रांसप्लांट हो गया। डॉक्टर्स और ट्रांसप्लांट सर्जरी 8 घंटे की होती है और छोटे बच्चे पे तो इट टेक्स टाइम टू रिकवर।
तो आईसीयू में था, डॉक्टर्स फॉलो कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। 2-3 दिन बाद, तीसरे दिन डॉक्टर्स और सब उसकी टीम ने बोला कि भई ये तो बहुत अच्छा है, हम इसको कल नॉर्मल उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे वार्ड में। वार्ड तो हमने सोचा चलो एक रात तो हम जाके पूरी नींद ले सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि एज़ अ सही बात। पेरेंट्स विथ सिक चाइल्ड क्या रही होगी। नहीं बहुत हम ट्रॉमा हमने है तो। घर हमने घर आके और सुबह-सुबह हमें कॉल आया कि भई वी नीड यू होम, देयर इज़ सम कॉम्प्लिकेशंस इन द नाइट और आप आओ। जब हम पहुँचे तो उसका जो आईसीयू कमरा था वो पूरा भरा हुआ। सर्जन्स, डॉक्टर्स, नर्सेस लाइक और वहाँ पे उसकी ट्रांसप्लांट सर्जन थी, वो बैठी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गई, वो मैं उनके पास जाके बैठी, तो उसने मेरे हाथ पे हाथ रख कर बोला कि इस तरह से रात को जब इसका वो बिकॉज़ यूरिन मेजर कर रहे थे। छोटा बच्चा है, बोलेगा तो नहीं, तो दे वर ऑल मेजरिंग हिज़ पल्स एंड ऑल दैट। तो उसमें उनको पता चला कि इसका यूरिन बनना बंद हो गया, मतलब किडनी फेलियर है। और किडनी फेलियर है मतलब कि लिवर फेलियर हुआ है, तभी किडनी तक ब्लड नहीं हुआ है किडनी। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से हमें पता चला कि इसका जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट है, इट्स नॉट वर्किंग। लिवर इज नॉट वर्किंग, किडनी इज नॉट वर्किंग, तो वी मे नीड टू गो फॉर अनदर ट्रांसप्लांट। तो उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रख के बोला कि यू आर देयर राइट। उनका सवाल ये था कि अगर अभी मेरे बच्चे को लिवर की जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ देने के लिए। ये उसके सवाल का मतलब था। मैंने इमीडिएटली कहा, मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अगर जरूरत पड़े मैं अभी का भी अपने बच्चे को पार्ट ऑफ लिवर। बिकॉज उस वक्त जो उसकी हालत थी दैट वाज कि अगर 24 घंटे में हमें दूसरा लिवर नहीं मिला तो उसको बचाना मुश्किल है। ही वॉज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में। लेकिन अवेयरनेस है, बट उतना भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई आपको इमीडिएट कोई दूसरा ऑर्गन मिल जाएगा। हर कोई इतना नहीं सोचता है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो हमने कहा चलो ठीक है। और रात तक में ये हुआ कि बच्चे को हमें दूसरा मिल गया। बट एक चीज और मैं बताऊं कि मैं बताया कि किडनी फेलियर भी था। तो अगर किडनी क्या करती है, हमारा पानी जो एक्स्ट्रा फिल्टर करके निकालती है, अब बॉडी से फ्लूइड नहीं निकल रहा, उसका बॉडी बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूल चुका था। तो बहुत मुश्किल से उसको स्टेबलाइज कर रहे थे, ये कर रहे थे। बट ये कि रात तक हमें न्यूज आई कि भाई दूसरा हमें मिल गया है डोनर, तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वी विल टेक हिम एंड विल हैव अनदर ट्रांसप्लांट। ठीक है, ट्रांसप्लांट वही 8 घंटे वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं। डॉक्टर ने आके बोला कि भाई उसकी कंडीशन बहुत ही नाजुक थी, ट्रांसप्लांट तो हमने कर दिया, लेकिन अब भगवान भरोसे वी विल टेक आवर बाय आवर, ही इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। हमने कहा चलो। मतलब आप ये सोच लो कि उस टाइम तक दिल से सिर्फ दुआएं निकल रही थी। बस और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जो साथी थे यहाँ पे, हमारे कजिन्स थे जो आसपास रहते थे, वो भी हमारे साथ वहां पे आ गए थे। वो हमारे साथ शामिल थे, हमें सपोर्ट कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स थे। और साथ में हमने क्या किया था कि बिकॉज वी वर सो मच इन्वॉल्व विथ हिम, वी कुड नॉट टेक ऑल द फोन कॉल्स घर से और जो दोस्तों के आते थे। तो हमने एक फोरम था ऑनलाइन, वहां पे हम उसका स्टेटस अपडेट करते रहते थे कि भाई क्या चल रहा है, उसका ट्रांसप्लांट हो गया, इज आउट ऑफ इट, या वो वापस से ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग कर रहे हैं, दूसरा होगा। तो यूं समझ लो पूरी दुनिया से उसके लिए दुआएं आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे। और एक लिवर फोरम करके था जहाँ पे कि सारी फैमिलीज जिनके बच्चे आर गोइंग थ्रू दीज लिवर इश्यूज, उनका एक लिवर फोरम था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। तो वहां से भी सब जगह से, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, इंडिया, आप मान लो कहाँ कहाँ से उसके लिए दुआएं नहीं आ रही थी। लेकिन वो दूसरा हुआ, बट कंडीशंस बहुत नाजुक थी। 2 दिन उन्होंने मतलब 24 to 48 आवर्स वेट किया, लगा ये नहीं वर्क कर रहा है। उन्होंने कहा वी हैव टू रीलिस्ट हिम अगेन, वी नीड टू गो फॉर द थर्ड वन। ओके, मैं तो सुन के मुझे सेरन हो रही है शमीम जी आपकी सारी बातें। चलिए फिर हाँ बताइए। तो
उस वक्त फिर मुझे लगा कि चलो अब मतलब तीसरी बार तो आप सोच ही नहीं सकते, 2 बार ठीक है भगवान ने साथ दे दिया, आपको कैडावर डोनर मिल गया तीसरी बार। तो मैंने उसकी डॉक्टर को बोला अच्छा तीसरी बार तो अभी आप मेरा ही लेंगे। उन्होंने कहा नहीं अब तो हम आपका ले भी नहीं सकते, बिकॉज़ 2 ओके। बार उसका हो चुका है, तो अब तीसरी बार तो हमें कैडावर ही चाहिए क्योंकि उसकी वेन्स इतनी कट चुकी है कि अभी हमें लंबी वेन्स लेनी होगी लिवर को जोड़ने के लिए, और वो हम लाइव पर्सन में से नहीं ले सकते। तो आप वो सोचो कि वो जो मोमेंट जब डॉक्टर ने बोला, मैं अपनी सारी उम्मीद, सारी आशाएँ खो चुकी। मैं क्या, हमारे मतलब हस्बैंड भी। हम स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर हम अपने बच्चे का कोई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तो करेंगे। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद भगवान की यही मर्ज़ी है, एक्सेप्ट कर लिया, ऊपर वाले की मर्ज़ी। हालत तो बुरी थी, साथ वाले सब परेशान हो रहे थे, रोना और वो भी चल रहा था एंड आई वाज़ लाइक टोटली इमोशनलेस। मेरे आँख से उस वक़्त एक आँसू का कतरा नहीं गिरा, उसके पहले मैं बहुत रो चुकी थी। बस भगवान की मर्ज़ी मान के एक्सेप्ट कर लिया। शाम तक वापस से डॉक्टर की टीम आई कि हमारे एडजेसेंट हॉस्पिटल जो एडल्ट हॉस्पिटल था, वहाँ पे किसी और के लिए ऑर्गन अवेलेबल हुआ है, लिवर अवेलेबल हुआ है। थ्रू द यूनोस वेटिंग लिस्ट से पता चलता था कि भई अवेलेबल है। तो डॉक्टर की ट्रांसप्लांट टीम सेम थी, सर्जन टीम। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पार्ट ऑफ लिवर इसको बड़े पेशेंट को देते हैं, छोटा जो लेफ्ट लोब है, हम यंगर पेशेंट को दे देंगे, तुम्हारे बेटे को दे देंगे। मैंने कहा लाइक उस वक़्त भी मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा उसका ब्लड ग्रुप क्या है? तो बोले ओह! और पता है तब मैं अपना मेरा बेटा है सामने, बट उस वक़्त क्या है कि हम हॉस्पिटल में इतना टाइम रह रहे थे ना, हमें दूसरे पेशेंट्स का भी पता था। तो मैंने कहा अच्छा वो नाडिया है, उसको ओ ग्रुप उसका मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम से वो वेट कर रही है, तो मेरे बेटे पे तो काम कर नहीं रहा है। 1, 2 तीसरी की बात आ गई, तो मैंने कहा ये हम लिवर उसको जाने देते हैं। तब मुझे सबने डाँटा कि अरे शमीम अगर अभी किसी को ज़रूरत है, तो तेरे बेटे को ज़रूरत है। लाइक तू कैसे सोच सकती है कि उसको दे? बट आई थिंक शायद भगवान का यही इम्तिहान था मेरे लिए कि मैं उस वक़्त भी इतनी अवेयर हूँ कि मुझे दूसरों का ख़्याल है कि मैं मतलबी हो गई हूँ। शायद वो मैं अब मुझे बैक एंड में मुझे यही लगता है कि वो मेरे लिए इम्तिहान था। और बस वो जो पीस ऑफ लिवर जो मेरे बेटे को मिला, वो आप देखो 1 लिवर से 2 जानें बची है। वो आया किसी और के लिए था, लेकिन भगवान की मर्ज़ी थी कि मेरा बेटा जिए। तो उस टाइम 3rd ट्रांसप्लांट के बाद वो उसका फिर आगे की जर्नी चालू हुई। तो जो सारे मैसेजेस आ रहे थे ना, उसमें एक मैसेज बहुत अच्छा आया था कि वी कैन नॉट गो बैक टू द बिगिनिंग एंड मेक अ हैप्पी एंडिंग, रीस्टार्ट, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड मेक अ हैप्पी एंडिंग। और किसी ने बोला कि 3rd टाइम इज़ अ चार्म, तो बस हमने वही मान लिया, दुआएँ चलती रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि 19 साल बाद मैं आपसे ये सारी बातें कर रही हूँ। भाई ये तो अल्लाह ताला की खास मेहर है आपके ऊपर। मैं तो सुन के ही मुझे आपकी सारी ये जितना आपने सुनाया इसको सुन के मुझे यहाँ बैठ के सिरन होने लग गई कि कैसे कोई इस सारे ट्रॉमा से गुजर सकता है। और एक 4 महीने 5 महीने का छोटा बच्चा, उसको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, इतना कुछ होना पड़ा, और क्या और किडनी फेल हो जाना, क्या पता वो कहते थे डायलिसिस करो इसका, इतने छोटे हाँ बच्चे जी। का तो क्या डायलिसिस होगा। हाँ, उसमें वो किडनी जो स्पेशलिस्ट आए थे, उन्होंने हमसे साइन कराया था। वो वेवर साइन कराते हैं भई हाँ, हॉस्पिटल, वेवर साइन करा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें बोला था कि भई हम है ना तो आई कांट प्रॉमिस बट वी विल ट्राई। तो मैंने कहा बस आप अपनी कोशिश कीजिए, आगे भगवान की मर्ज़ी। और वो जब हम वापस पोस्ट ऑफ विजिट में गए ना साल भर बाद, वो डॉक्टर अपने फेलोज़ के साथ दूसरे जो रेज़िडेंट्स जो होते हैं, डॉक्टर उसको बोलता है कि आई डोंट बिलीव इन मिरेकल, बट इस बच्चे को देख के कह सकता हूँ कि ही इज़ अ हाँ, ये मिरेकल बेबी। मेरेकल है बिल्कुल। इससे बड़ा कोई मेरेकल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो शमीम जी चलिए, बस मैं तो अब एक छोटा सा सवाल ही बता दीजिए, ऐसी क्या शक्ति आपके अंदर थी कि आपने अपने आप को एक माँ के रूप में भी इतने दर्द के दौरान अपने को मेंटली स्ट्रांग रखा? कोई प्रेयर, बिलीफ या थॉट था जो आपको संभालता रहता था? कोई ऐसी ताकत थी जो आपको संभालती थी? बस छोटा सा जवाब दे दीजिए इसका, फिर हम आगे चलते।
आप देखा जाए तो आपके सवाल में ही जवाब है। यहाँ कोई एक ताकत थी और उस ताकत पे मेरा यकीन और हमारा यकीन कलेक्टिवली आई वुड से, बट मेरा यकीन तो मतलब कह रही हूँ ना, बहुत ही शुरू से मतलब बचपन से तो डाला ही गया था कि भगवान में यकीन, प्रेयर्स का और पूरा जो रूटीन सिस्टम था, तब तो हम जबरदस्ती करते थे। लेकिन वो जो धीरे धीरे जो देखा ना कि हाँ ऊपर वाला सुनता है, दिल से निकली हुई दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। राइट। परमपिता ईश्वर आप जिसे भी मानते हैं, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि भाई देयर इज नो गॉड बट वन, एक ही भगवान है। चाहे हम किसी भी तरीके से पूजे, प्रेयर करें, आवाज तो एक ही को जा रही है और वो सबकी सुनता है। तो वो जो विश्वास था वो बांधे रखा। और मैं पढ़ती भी हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, मैं गीता भी पढ़ा हुआ है, बुद्ध का भी मैं पूरे सारा सब सुनती हूँ। आई लिसन टू ऑल द रिलीजन्स, नॉट जस्ट वन, बिकॉज आई बिलीव कि मैसेज सब में एक है। तो और मैसेज एक ही है कि भाई प्यार करो और उदारता, भगवान पे विश्वास रखो। वो क्या कि जो भी करता है अच्छा करता है। और ये क्या है ना, विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। तो वहाँ पे जब हम वेटिंग रूम और जो प्ले रूम होते थे हॉस्पिटल में भी, क्योंकि दूसरे बच्चे भी हैं तो हम मिलते थे जैसे दूसरे पेरेंट्स और वो, तो वहाँ पे एक ग्रैंडपा ने जब पता चला कि मैं हमारा क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात कही थी कि हु गेट यू टू इट विल गेट यू थ्रू इट। कि भगवान जो तुम्हें इस मुसीबत तक लाया वही इस मुसीबत से तुम्हें निकालेगा। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। तो वो जो विश्वास था ना, बस वही एक विश्वास था। और फिर जो मैंने बताया थर्ड टाइम तक, तो मैंने ये कि हमने एक्सेप्ट कर ली थी कि अच्छा ठीक है अल्लाह तेरी अगर यही मर्जी है तो हमें यही मंजूर है। शायद तूने हमारे लिए कुछ सोच रखा है, शायद इस बच्चे के लिए कुछ सोच रखा है। तो वो जो एक यकीन होता है ना, जो बच्चे माँ बाप में करते हैं, बस मैं अपने ऊपर वाले में बस मेरा उतना ही यकीन, मेरे को पूरा जर्नी जो है मेरे, बस एक ही दुआ करती हूँ मैं ऊपर वाले से कि कोई भी मुसीबत आए बस तू मेरा साथ मत छोड़ना। तो चलिए ऐसी अल्लाह ताला के नाम पे और आपके इस विश्वास और ट्रस्ट के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, सीजते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों में साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के
आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, जो भेजी थी दुआ भेजी थी दुआ, भेजी थी दुआ, भेजी थी भेजी थी दुआ। अच्छा शमीम जी, अब ये बताइए कि इस सारे ट्रांसप्लांट्स के बाद में क्या अभी भी कोई प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे इम्यूनिटी केयर, आइसोलेशन, या कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं बच्चे की लाइफ में बाद में आए आपके साथ, आपको ध्यान रखना पड़ता है उसका? हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है ना कि आपका फॉरेन ऑर्गन आपकी बॉडी में है, तो इम्यूनिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज। बॉडी में थोड़ा सा भी जब अपने बैक्टीरिया होता है तो कैसे फाइट करके फीवर आता है और बॉडी ट्राई टू रिजेक्ट इट। तो देयर वाज द Right. बिगेस्ट फियर कि बॉडी रिजेक्ट नहीं करे, तो इम्यूनोसप्रेसेंट। और जब वो आया था हॉस्पिटल से तो 14-15 मेडिसिन्स, पता नहीं क्या क्या पूरा वो सिस्टम चल रहा था उसके साथ। और तो उसमें हमारा सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये था कि किसी से हम ज्यादा मिले नहीं, बिकॉज अगर किसी और को थोड़ा सा भी Infection, सिकनेस है तो right. इसको इन्फेक्शन का डर था। इन्फेक्शन तो आएगा। हाँ, और अभी ये लोग समझ सकते हैं क्योंकि कोविड में सबने किया है। तो कोविड में जब लोगों को जब 2-4 महीने जाओ या साल भर जो अंदर रहना पड़ा था बंद के महीना कुछ, वो हमने 3 साल ऐसे निकाले Right. उस टाइम ठीक। में कि बिल्कुल हमें किसी से मिलना नहीं है, उसका घर में ही। बट फिर सारी थेरेपीज चली थी उसकी, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिकॉज बच्चा तो बेड पे था। उसका सारा जो विकास होता है बचपन में, जो अपन हाँ, बोलते वो हैं तो है। गोड़ी घिसना, थोड़ा सा पकड़ना, ताली बजाना, आ दादा बोलना, ये सारे जो विकास हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। और वो उसका हुआ नहीं था, तो ही हैज टू गो थ्रू ऑल द थेरेपीज। 3 साल तक रिगरस थेरेपीज होती थी। उसने पता है गोरी घिसना पानी में सीखा, उसने चलना पहले पानी में सीखा, बिकॉज Okay. उसके पाँव में नर्व में सेंसेशंस नहीं थे। ही डिड नॉट Okay. टच द फीट ऑन द ग्राउंड। पूरा टाइम वो बिस्तर पे था। तो Okay. उसकी थेरेपिस्ट चॉप में, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसने सोचा कि ये बच्चा पाँव रखते ही चिल्ला के रोता है जैसे कि कांटे चुभ रहे हो। तो उसने क्या किया कि फ्लोटिंग मैट लगाई, उनके वहां पूल होता था छोटा वाला, उस पे फ्लोटिंग मैट पे उसने गोरी घिसना सीखा। फिर उसी पूल में उसने धीरे धीरे पकड़ के चलना सिखाया। आई मीन लाइक इस बच्चे ने तो सारी पता नहीं मतलब पूरे हिस्ट्री ही गाड़ दी है अपनी, एक के बाद एक। कि अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई मेरे बच्चे ने पानी पे गोड़ी घिसना सीखा है, पानी में चलना सीखा है, तो बोलेंगे क्या है ये, वाटर बेबी है। बट दिस वाज ऑल द डिफरेंट वे वी हैड ट्राई। और प्रिकॉशन तो ये कि अभी 1-2 दवाइयां हैं जो इसकी अभी भी चलती है, जो कि उसको जिंदगी भर लेनी है।
और तो वो हम ध्यान रखते थे। फिर वॉमिटिंग भी काफी होती थी। उसके बाद भी एक आध और थोड़ा सा क्या कहते हैं सर्जरी, मतलब छोटी मोटी एक और हुई अच्छा। थी। बट चला था, बहुत टाइम लगा था उसको, 3-4 साल तो जस्ट टू गेट इट बैक टू एज अप्रोप्रिएट होने में बहुत टाइम लगा सही था। सही बात। तो चलिए, आपको पता बहुत ही कैसा सुकून लगता होगा जब आप अपने बेटे को कॉलेज जाते हुए देखती है, न्यूरो साइंस पढ़ती है, पढ़ते हुए देखती हैं, ईगल स्काउट के रूप में देखती हैं, तो कैसा अंदर से तो बड़ा ग्रेटिट्यूड ही फील होता होगा। कैसा लगता है शमी? एब्सोल्युटली, लाइक जिसका हम सोच नहीं पा रहे थे कि हम फर्स्ट बर्थडे मना पाएंगे, उसका हर दिन ग्रेटिट्यूड में हमारा थैंक्स, अल्लाह को थैंक्स करते हुए निकलता है। और हम ही नहीं, सब जने। उसके बाद आप ये देखो कि हमारे फ्रेंड्स भी हमें कॉल करते हैं जब उनको अगर कोई मेडिकल इशू होता है। वो बोलते हैं शमीम ये सर्जरी थी, या ये दर्द हुआ था, या ये कोई बीमार था, लेकिन हम तुम्हारा और बच्चे का सोच के हम है ना, तो हमें तसल्ली होती है कि अगर वो हो गया, अगर वो इतना मुश्किल से निकला है, ये हमारी मुश्किल तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। तो वो एक जो संतावना मिलती है, अब हमें अब ये लगता है कि दुनिया के हर प्रॉब्लम सब छोटे लगते हैं, राइट? तो ग्रेटिट्यूड जो एक आया है। दूसरा, हमने बच्चे को भी बताया है कि भाई ये तेरी जिंदगी बहुत बेशकीमती है, काफी लोगों ने अपने उससे बचाई है तुझे, तो तुझे जो ये अंगदान गिफ्ट ऑफ लाइफ मिला है, इट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ यू हैव गॉट, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ इट। बट हमने कभी भी उसको ये नहीं किया कि उसको बबल में रखा। जिंदगी नॉर्मल जीनी है, स्कूल नॉर्मल होगा, एजुकेशन, ग्रेड्स, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। इवन बॉय स्काउट्स का भी इसलिए भी ज्वाइन किया क्योंकि मैं खुद भी इंडिया में प्रेसिडेंट गाइड रह चुकी हूँ। आई हैड रिसीव प्रेसिडेंट गाइड अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन इन 1991। अच्छा, यू आर प्रेसिडेंट गाइड। अरे वंडरफुल। हाँ जी। तो स्काउट गाइड में है ना, इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, लाइक एक इंसान को मुकम्मल लाइक पूरा ट्रेन करते थे कि आप जिंदगी कैसे जियो। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को भी वैसा ही मिले। तो यहाँ पे हमने यूएस में ज्वाइन कराया था। तो उसने बहुत मन से, शौक से वो जाता था, कैंपिंग्स भी जाता था, समर कैंप्स भी जाता था, वो अपनी दवाइयां साथ लेके जाता था। उसको पता था कि मेरे को ये करना है, बट कभी भी उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि तेरे को कोई लिमिटेशंस है। दवाई का रहता था, कुछ एक खाने पीने का ज्यादा नहीं था, बट दवाइयों का थोड़ा था कि भाई ये दवाई ले सकता है, ये नहीं ले सकता है, वो उसको प्रिकॉशंस पता थे। फिर ईगल स्काउट की जो जर्नी है ना, बहुत हाईएस्ट रैंक है यूएस में भी, वेरी प्रेस्टिजियस। हमें सीनेटर से, प्रेसिडेंट से भी लेटर्स कांग्रेचुलेशंस के आए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक आपको प्रोजेक्ट करना होता है, गिविंग बैक टू कम्युनिटी, दैट इज द थीम। कि आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें कि आप वापस से, जितना आपको कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, आप क्या कर रहे हो उनके लिए। तो मेरे बेटे ने उसके एलिमेंट्री स्कूल के लिए आउटडोर क्लासरूम बनाया। उसकी थैंकफुली उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि सब जने आके सबने हेल्प किया, वो भी सबकी हेल्प करता है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब हाई स्कूल खत्म हुआ, अभी उसने जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया है, और आगे भी उसकी इच्छा है कि गिविंग बैक टू कम्युनिटी वाला, जैसे मेरे में बीज जड़ा था बचपन में, इसके भी है। और अल्लाह ने चाहा तो इसको मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना है कि बस जिंदगी भाई आगे सेवा में ही देनी है उसको। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो बस अभी वही चल रहा है। आप शमीम जी मुझे ये बताइए कि मोहन फाउंडेशन और गिफ्ट ऑफ लाइफ यूएस के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, और ऑर्गन डोनेशन के लिए जो आप इससे जुड़ी हैं पूरी मुहिम से, इसमें आगे आप कैसे काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं? हाँ जी, तो गिफ्ट ऑफ लाइफ तो बिकॉज उन्होंने हमें सपोर्ट किया, दैट्स हाउ वी कम टू नो कि भाई ट्रांसप्लांट के लिए कैसे डोनर और डोनी को जोड़ते हैं। तो जब मैं वहां पे यूएस में, तो हम सिंस हिज ट्रांसप्लांट 2007 से जुड़े हुए हैं। फिर ये हुआ अचानक कि मतलब वो कहते हैं ना, कॉल भगवान की तरफ से कि मैं ये इतनी मुसीबत से हमें गुजारा, इसका कोई पर्पस होगा। बस उस पर्पस को मैंने अपनी जिंदगी का पर्पस बना लिया, मकसद बना लिया है। तो मैं इंडिया में देख रही थी कि इंडिया में भी काश कोई ऐसी संस्था होती जो कि इस तरह से डोनर डोनी को जोड़े, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काम करे। और जब सर्च किया तो देन आई फाउंड दिस मोहन फाउंडेशन। तो ये मोहन जो है, ये कोई नाम नहीं है,
ये सिंबल है, इसका फुल फॉर्म है मल्टी ऑर्गन हार्वेस्ट एड नेटवर्क। तो ये जो मोहन फाउंडेशन है, इसको डॉक्टर सुनील श्रॉफ चेन्नई उन्होंने आई थिंक इनिशिएट किया है। और फिर इसका जो जयपुर सिटीजन फोरम है MFJCF, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनकी भावना जगवानी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि वो कैसे करते हैं, क्या अवेयरनेस के लिए वो लोग काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप से जोड़ा, ये मोहन फाउंडेशन से। उसके थ्रू में पल्लवी कुमार जी, गोविंद गुरवानी जी और जो अनिल कुमार जी, जो कि नोटो के है मेन करता धरता। और नोटो क्या है? नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये रजिस्ट्री का काम करती है। तो इसमें क्या अच्छा, बाय द वे शमी, मैं आपको बताऊं कि भावना जगवानी भी हमारे प्रोग्राम पे आने वाली है, उनसे बात हो गई है, वो भी एक इंटरव्यू देने अरे वाह, वाली चलो चलो, ये तो बहुत और अच्छा। तो वो आपको मोहन फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ बता सकती वो है। बता देंगी। और पल्लवी कुमार को भी मैं जानता हूँ, वो तो मेरी हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बस एक छोटा सा जवाब दीजिए। जब इतना काम करती हैं आप, तो शमीम अपने आप को रिलैक्स किस तरह से करती है? कोई हिंदी फिल्म कोई पसंद है आपको? कोई क्या करती है? कोई म्यूजिक पसंद है? क्या चीज पसंद है आपको? हाँ जी, मैं म्यूजिक और मूवीज तो साथ में सुनती हूँ। म्यूजिक मोस्टली पुराना या इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, और मूवीज मोस्टली मुझे ट्रू स्टोरीज के बेस्ड पे जो होती है वो पसंद आती है। थोड़ा सा साइंस का भी हो तो उसमें अच्छा लगता है। और हॉबीज में तो बस पेंटिंग बना के थोड़ा सा रिलीव कर लेती हूँ अपने आप को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब शमीम ये बताइए कि इस रेडियो के प्लेटफॉर्म से अगर आप सोसाइटी को एक ऑर्गन डोनेशन के बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगी, तो वो क्या होगा? मैं तो अपनी जर्नी से यही कहना चाहूंगी कि ऑर्गन डोनेशन, अंग दान, महादान जो हम कहते हैं, इनसे बड़ा डोनेशन, चैरिटी कोई नहीं हो सकता। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपसे जीते जी कुछ नहीं मांग रहे हैं। बस आप अपनी जिंदगी जिए, पूरी तरीके से जिए, लेकिन एक प्लेज, एक रजिस्ट्रेशन करके जाएं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स किसी अगर और को जिंदगी देते हो तो जरूर दें। और इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरी कि आपका खाली प्लेज इनफ नहीं है, आप अपने घर वालों को भी बताएं, क्योंकि उन सब घर वालों की मंजूरी भी बहुत जरूरी है। तभी हॉस्पिटल्स आपके ऑर्गन डोनेट करके और दूसरों डोनी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया बात की है कि फैमिली पूरा एक साथ उसके एक उस पे होनी चाहिए, एक पेज पे होनी चाहिए, एक तरह से कहा। तो शमीम जी, आपने आज अपने जीवन की जो कहानी हमारे साथ साझा की, वह सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि हम सभी के लिए गहरी सीख है। आपने हमें सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद जिंदा रखी जा सकती है। एक माँ का साहस पहाड़ों से भी बड़ा होता है। और यह है कि ऑर्गन डोनेशन वास्तव में वह महादान है जिसमें हम कुछ खोते नहीं बल्कि कई जिंदगियां रोशन करते हैं। दोस्तों, शमीम जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के बाद भी हम किसी और के जीवन में मुस्कान ला सकते हैं। बस जरूरत है सही जानकारी और सही निर्णय की। अगर आज की बातचीत सुनकर आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचने लगे हैं, तो यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ शमीम जी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। शमीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और अपने बातें आपने आज जो की हैं वो सब दिल से की है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, जो कि आपने कहा कि प्लीज अगर आप अभी रजिस्टर नहीं है तो इंडिया में भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, नोटो की वेबसाइट है। कुछ नहीं तो आप गूगल पे खाली मोहन फाउंडेशन डालिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे प्लेज करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे हम हेल्प करते हैं लोगों की। लेकिन ये एक सिंपल सी जोक के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर आप मरने के बाद भी अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का स्टेटस देखना चाहते हैं तो जाते जाते अपनी आंखें किसी को डोनेट करते जाइए, अपनी धड़कन किसी को डोनेट करते जाइए। एक जिंदगी से 8 नई जिंदगियां देते जाइए। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया शमीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आपसे विदा लेते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे इजाजत देता हूं। सुनते रहिए हमारा रेडियो का कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। धन्यवाद। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।